सदियों पहले हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर स्थित सूर्यगढ़ नामक राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य न केवल अपने सोने की खानों और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी राजसी परंपराओं और राजाओं के बुद्धिमानी भरे शासन के लिए भी। वर्तमान राजा समरेंद्र सिंह अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके शासन की सबसे गहरी सच्चाई, जिसे वह हर किसी से छिपाकर रखते थे, उनके महल के गुप्त तहखाने में छुपी थी। एक रहस्यमय पांडुलिपि। इस पांडुलिपि में न केवल राजा के परिवार का खतरनाक इतिहास दर्ज था, बल्कि वह राजवंश के अतीत की ऐसी घटनाओं को उजागर करती थी जो अगर सामने आ जाती तो सूर्यगढ़ का आधार ही हिल जाता। राजा समरेंद्र की पत्नी महारानी आदित्य और उनके पुत्र युवराज विक्रम इस पांडुलिपि के अस्तित्व से अनजान थे। राजा ने उन्हें हमेशा यही बताया कि राज्य का भविष्य उनके कंधों पर है और उन्हें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन राजा के भीतर हमेशा एक डर रहता था, उस पांडुलिपि के उजागर होने का। चैप्टर भाग 2, रहस्यमयी चोरी। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, गुप्त तहखाने के सैनिकों ने शोर मचाया। तहखाने का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखी गई पांडुलिपि गायब थी। यह खबर सुनते ही राजा समरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और अब यह किसी और के हाथ में थी। राजा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर कालिदास को बुलाया। कालिदास ने जांच शुरू की, लेकिन उसने जल्द ही राजा को यह बताया कि यह चोरी एक साधारण चोरी नहीं थी। महाराज, कालिदास ने कहा, यह काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि महल के भीतर के किसी शख्स का हो सकता है। जिस तरह से तहखाने का ताला खोला गया है, वह साफ इशारा करता है कि चोर को तहखाने के रहस्यों की पूरी जानकारी थी। राजा ने यह बात किसी को बताने से मना कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि यह खबर महल के बाहर फैले। लेकिन उसी रात राजा के शयन कक्ष में एक गुप्त पत्र आया। पत्र में लिखा था, राजा समरेंद्र सिंह, यदि आप अपने राज्य और परिवार को बचाना चाहते हैं तो सूरज गुफा के पास आकर मुझसे मिले। मैं आपकी सच्चाई जानता हूं। भाग 3, सूरज गुफा का सामना। अगली सुबह राजा ने चुपचाप सूरज गुफा के लिए प्रस्थान किया। सूरज गुफा राज्य की सीमा पर स्थित थी और गहरी चट्टानों से घिरी हुई थी। गुफा के भीतर का अंधकार इतना गहरा था कि किसी बाहरी व्यक्ति का वहां प्रवेश करना असंभव था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था और उसकी आंखें राजा को गहराई से घूर रही थीं। तुम कौन हो? राजा ने कड़क आवाज में पूछा। उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पापों का न्याय करने आया हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी गद्दी, तुम्हारा परिवार, सब तुम्हारे पापों की नींव पर खड़े हैं। तुम्हें याद है रुद्र प्रताप? राजा के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। रुद्र प्रताप उनका बड़ा भाई था, जिसे उन्होंने वर्षों पहले मरवा दिया था। तुम क्या चाहते हो? राजा ने गंभीरता से पूछा। वह व्यक्ति हंसा और बोला, मैं तुम्हारी गद्दी चाहता हूं, या फिर मैं इस पांडुलिपि को उजागर कर दूंगा। तुमने मेरे पिता रुद्र प्रताप को धोखे से मारा और खुद राजा बने। मैं तुम्हारे उस अपराध का बदला लेने आया हूं। अतीत का पाप। रुद्र प्रताप सूर्यगढ़ का बड़ा राजकुमार था और गद्दी का असली उत्तराधिकारी। लेकिन समरेंद्र सिंह, जो बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे, ये मानते थे कि गद्दी का असली हकदार वही है। जब रुद्र प्रताप का राज्याभिषेक तय हुआ तो समरेंद्र ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। रुद्र प्रताप को शिकार के बहाने जंगल में बुलाया गया और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इस घटना को एक दुर्घटना घोषित कर दिया गया। इस पाप को छिपाने के लिए समरेंद्र ने अपने कुलपुरोहित से कहा कि यह पूरी घटना एक गुप्त पांडुलिपि में दर्ज की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई इसे झूठ न कह सके। पंपशाह पलक 5, चालों का खेल। गुफा में उस व्यक्ति ने राजा को 2 विकल्प दिए। 1, या तो राजा गद्दी छोड़ दें, 2, या पांडुलिपि उजागर कर दी जाएगी। राजा ने तुरंत फैसला नहीं किया। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। वह जानते थे कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो वह हार जाएंगे।
महल लौटकर राजा ने कालिदास को बुलाया। हम इस व्यक्ति को मार नहीं सकते, राजा ने कहा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हार मान ले। मुझे ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वह खुद फंस जाए। इसके बाद राजा ने एक नकली पांडुलिपि तैयार करवाई। इसमें लिखा गया कि रुद्र प्रताप की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी और समरेंद्र सिंह ने उसकी मौत के बाद अनिच्छा से गद्दी संभाली थी। नकली पांडुलिपि का खेल। राजा ने गुप्त तरीके से वह नकली पांडुलिपि उस व्यक्ति तक पहुंचाई। जब उसने पांडुलिपि पढ़ी तो वह आश्वस्त हो गया कि उसे सच्चाई मिल गई है। उसने इसे उजागर करने के लिए पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, लेकिन जब राज्य के विद्वानों ने उस पांडुलिपि की जांच की तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया। यह पांडुलिपि नकली है, राज्य के सबसे प्रमुख पुरोहित ने कहा। इसमें लिखे गए तथ्यों का कोई प्रमाण नहीं है। युवराज को लगा कि उसे धोखा दिया गया है। नटराज। भाग 7। अंतिम टकराव। युवराज ने राजा को खुलेआम चुनौती दी। उसने महल में घुसकर राजा की हत्या का प्रयास किया, लेकिन राजा पहले से तैयार थे। महल के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कारावास में डाल दिया। हालांकि राजा ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया। यह मेरा भतीजा है, राजा ने कहा। इसकी जान लेना मेरे परिवार के खून का एक और पाप होगा। ऐसे आजीवन कारावास में रखा जाएगा। प्रायश्चित का मार्ग। इस घटना के बाद राजा समरेंद्र सिंह ने अपनी गद्दी युवराज विक्रम को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद को राज्य के मामलों से दूर कर लिया और प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चले गए। वह जानते थे कि उनका पाप पूरी तरह से मिट नहीं सकता, लेकिन उन्होंने शेष जीवन भगवान की सेवा और अपने कर्मों का पश्चाताप करने में बिताया। युवराज विक्रम ने एक न्यायप्रिय शासक के रूप में राज्य का नेतृत्व किया, लेकिन सूर्यगढ़ के इतिहास में राजा समरेंद्र सिंह का नाम हमेशा एक चेतावनी के रूप में दर्ज रहा। शक्ति का लालच अंततः विनाश का कारण बनता है। कहानी का संदेश यह है कि सत्ता और लालच के पीछे भागने से केवल बर्बादी होती है। सत्य और धर्म की राह ही जीवन में स्थायी शांति ला सकती है।